आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मरकजी वजीर सुकांत मजुमदार ने मुर्शिदाबाद के मुतासरीन के साथ गवर्नर CV आनंद बोस से की मुलाकात। बेघर मुतासरीन रियासत में सदर राज नाफिज करने का कर रहे हैं मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर समाअत। फिलहाल वक्फ कानून पर कोई उबूरी रोक नहीं। सॉलिसिटर जनरल को जवाब दाखिल करने के लिए दिया 1 हफ्ते का वक्त। नेशनल हेराल्ड और रॉबर्ट वाड्रा मामले में बीजेपी का कांग्रेस पर हमला जारी। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि गांधी खानदान अवामी असासों को बनाता है अपना। गौरव भाटिया ने कहा कि जाली गांधी खानदान को मुल्क की नहीं बल्कि अपने दामाद की है फिक्र। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ब्रह्म कुमारियों के सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की अंदरूनी बेदारी से खुद को बाइख्तियार बनाना के उन्वान से मुनक़िद प्रोग्राम से किया खिताब। कहा कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों और लगन की वजह से हैं महफूज। दिल्ली के बाद पटना में इंडी इत्तेहाद के बारे में गौर-ओ-खौस। आरजेडी की दबाव की सियासत। कहा कि CM के ओहदे के लिए तेजस्वी वाहिद ऑप्शन। बीजेपी ने किया तंज। कहा कि घमंड से चूर इत्तेहाद में एतमाद का बहरान। और अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हालिया तशद्दुद ने रियासती सियासत में हलचल मचा दी है। इस तशद्दुद में हिंदू बिरादरी के लोगों को खास तौर पर निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से रियासत में कशीदगी बढ़ गई है। मरकजी वजीर और बीजेपी के रियासती सदर सुकांत मजुमदार ने मुर्शिदाबाद तशद्दुद के मुतासरीन के साथ मगरबी बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस से मुलाकात की। इस दौरान सुकांत मजुमदार ने गवर्नर की तवज्जो रियासत में अमन व कानून के बढ़ते हुए मसाइल और हिंदू बिरादरी के खिलाफ मुबैना तशद्दुद के मामलात की तरफ मबजूल कराई। मजुमदार ने गवर्नर से मुतासरा इलाकों में अमन बहाल करने के लिए मरकजी फोर्सेस की तैनाती का मुतालबा किया और साथ ही मुतासरीन ने अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने पर जोर दिया और हिजरत करने वाले हिंदू खानदानों की जल्द अज जल्द महफूज वापसी का मुतालबा किया। गवर्नर CV आनंद बोस मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में तशद्दुद का जायजा लेने के लिए ज़ाती तौर पर मुर्शिदाबाद जाएंगे। मगरबी बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस ने कहा कि मैं हकीकत देखने खुद वहां जा रहा हूं। हमें मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मज़ीद इक़दामात करने चाहिए। I am going to the field to see for myself the realities in the field. Only then I will be able to make up my mind on the future course of action and give reports to whoever is concerned to implement things. I will certainly have an objective view about the matter, and now that the central forces are also there, situation has been brought under control. Now what we should do is to do the mopping up operation and also take further steps to prevent such instances in future. My field visit is basically meant to understand what has happened in the field and also to make up my mind based on realities of the situation. BSF ने मगरबी बंगाल के तशद्दुद ज़दा धुलियान के बेदवना में BSF ने फ्लैग मार्च किया। दरअसल मुर्शिदाबाद के धुलियान शहर के बेदलना वार्ड नंबर 16 शरपसंदों ने तकरीबन 130 घरों को आग के हवाले कर दिया। मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा डकैती के दौरान खवातीन के साथ नारवा सलूक किया गया। बुध को यहां बड़ी तादाद में पुलिस फोर्सेस और BSF को तैनात किया गया था। शरपसंदों में खौफ पैदा करने के लिए BSF के जवानों ने आज इलाके में फ्लैग मार्च किया। दरियासना मुतासरा खवातीन सिक्योरिटी का हवाला देते हुए रियासत में सदर राज लगाने का मुतालबा कर रही हैं। हम हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं महिला लोग जो हमारे साथ जो हुआ अब नहीं चलेगा ऐसा। जो राष्ट्रपति शासन चाहे हम लोग जो राष्ट्रपति महिला है वो दीदी को हम अनुरोध करते हैं हम लोग को बचा लो। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन कर दिए, यहाँ पे हम लोग क्या चाहिए दीदी हम लोग को बचा लिया, हमारा इज्जत बचा लीजिए। हम लोग हिंदू है, उन लोग बोला था हिंदू महिला को इज्जत लूट लेंगे।
हमको बचा लिए। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हालिया फिरका वाराना तशद्दुद में मारे गए हरगोबिंद दास और उनके बेटे चंदन दास के अहल खाना ने वज़ीर आला ममता बनर्जी के ऐलान करदा मुआवजे को कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। मुतासरा ख़ानदान का कहना है कि मुआवजा अब कोई बेमानी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो जो 2 कीमती जानें गंवा चुके हैं वो कभी वापस नहीं आएंगी। हलाक होने वालों के अहल खाना के मुताबिक अगर पुलिस बर वक्त पहुँच जाती तो शायद उन्हें बचा लिया जाता। उन्होंने ये भी कहा कि तशद्दुद के बाद इलाके में खौफ का माहौल है। 15 अप्रैल को पुजारी और हज्जाम खौफ की वजह से बाप बेटे की ज़रूरी रसूमात अदा करने के लिए भी नहीं आ सके। बीजेपी एमपी जगदम्बिका पाल ने मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद वाक़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। जगदम्बिका पाल ने कहा कि मुर्शिदाबाद और 24 परगना जल रहा है और पुलिस खामोश तमाशाई बनकर खड़ी है। हालात ऐसे हैं कि दुकानें लूटी जा रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं। हिंदू मुर्शिदाबाद से मालदा की तरफ हिजरत कर रहे हैं। ये रियासती हुकूमत की मजमूई इंतज़ामी नाकामी को जाहिर करता है। बंगाल में सदर राज नाफिज किया जाना चाहिए। कानून को स्थापित करना राज्य का काम है और राज्य को लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित हो। अब अगर मुर्शिदाबाद जल रहा है, 24 परगना जल रहा है या बंगाल के अंदर, और पुलिस मूक दर्शक के रूप में खड़ी है, दुकान लूटे जा रहे हैं, घरों को जला दिया जा रहा है, बड़ी संख्या में हिंदू पलायन करके मुर्शिदाबाद से मालदा जा रहा है नदी के रास्ते बोट पे, तो इसके लिए वहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं। देश में ऐसी परिस्थितियाँ होगी, ये 1947 में था कि पाकिस्तान से हिंदू पलायन कर रहा था। आज अपने ही देश में बंगाल में पलायन कर रहा है और तो ये तो सरकार अटर्ड फेल्योर हो चुकी है। वहाँ पे कोई प्रशासनिक मशीनरी नहीं है, वहाँ तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। वफ़ तरमीमी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में जुमेरात को भी समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को वफ़ एक्ट पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कानून के निफाज पर कोई उबूरी हुक्म इम्तनाई नहीं लगाया। अदालत उज़्मा ने सॉलिसिटर जनरल के उस बयान को रिकॉर्ड पर लिया कि आइंदा अहकामात तक वफ़ बोर्ड और कौंसिल में कोई तकर्रुरी नहीं होगी और नोटिफिकेशन के ज़रिए वफ़ करार दी गई जायदाद को भी अगले अहकामात तक डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। इसमें वफ़ बाई यूज़ जायदाद भी शामिल हैं। दरअसल आज की समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को वफ़ में तरमीम के सिलसिले में लाखों तजावीज़ मौसूल हुई हैं और ऐसी शिकायत भी मौसूल हुई हैं जिनमें कई पूरे गांव को वफ़ करार दिया गया है। हरियाणा अराजी घपले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछगछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा से आज भी पूछगछ की जा रही है। वाड्रा से गुज़िश्ता 2 दिनों से ईडी ने दफ्तर में पूछगछ जारी है। ये पूरा मामला साल 2018 का है। ये केस 1 सितंबर 2018 को गुरुग्राम के खेरकी दोलाल पुलिस स्टेशन में तोरू के रिहायशी सुरेंद्र शर्मा की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत कुनिंदा ने इल्ज़ाम लायद किया कि वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में शकरपुरा गुड़गांव में 3.5 एकड़ ज़मीन में ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी की थी। तिजारती लाइसेंस हासिल करने के बाद कंपनी ने इसी जायदाद को DLF को 58 करोड़ रुपए में फ़रोख्त किया। इस मामले में ईडी वाड्रा की कंपनी में माली बेज़ाब्तगियों की जांच कर रही है। और बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने हरियाणा में ज़मीन के सौदे पर गांधी खानदान को निशाना बनाया। गौरव भाटिया ने कहा कि अगर नकली गांधी खानदान ने लोगों की मेहनत की कमाई अपने खजाने में जमा कराई है तो उसकी एक पाई वसूल की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष खुद राहुल गांधी का नाम नेशनल हेराल्ड घोटाले में आ रहा है। मम्मी सोनिया गांधी जी VVIP चौपर घोटाले और नेशनल हेराल्ड में उनका नाम आ रहा है। पिताजी राजीव गांधी जी बोफोर्स में उनका नाम आया है। क्या इस परिवार ने ये कसम खाई हुई है कि हम जहां जाएंगे भारत को, भारत के नागरिकों को और किसानों को लूटेंगे, उनकी जमीन हड़पेंगे?
और इस दौरान बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने मगरबी बंगाल में मुर्शिदाबाद तशद्दुद पर ममता हुकूमत पर हमला किया। गौरव भाटिया ने कहा कि ममता हुकूमत की क़यादत में तशद्दुद रियासती हुकूमत की नाकामी है। ममता बनर्जी जी ने संविधान की रक्षा करने की शपथ ली, संविधान का पालन करने की शपथ ली। जब संसद में एक कानून पारित हो गया, राष्ट्रपति ने उसे असेंट दे दी, वो नोटिफाई हो गया, वो देश का कानून हो गया। एक मुख्यमंत्री ये कैसे कह सकता है कि मैं इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करूंगी? दूसरा, जिस मुख्यमंत्री को पीड़ित परिवारों के साथ होना था, वो मुख्यमंत्री तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए एक बड़ा संदेश दंगाइयों को दे रही थी कि मेरी ममता तुम्हारे लिए है, तुम चिंता ना करो, मैं खड़ी हूं तुम्हारे साथ। बीजेपी लीडर हरदीप सिंह पुरी ने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की तहकीकात पर सोनिया और राहुल गांधी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि अखबार ने 2008 में इशाअत बंद कर दी थी। ये मामला 2013 का है और उस वक्त बीजेपी इक़्तिदार में नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि ये मुकम्मल तौर पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। 2008 में छपना बंद हो गया था और उसके बाद ये जो केस है विच हैज फ्रक्टिफाइड नाउ इनटू दिस ईडी एक्शन, ये केस तो इट स्टार्टेड अराउंड 2012 and 13. We were not even present on the scene then. But more important, how is it कि by a nominal amount of कितना 50 लाख रुपया and they acquired assets for 2000 crores, और किस किस्म की वो एंट्री हुई है, पता नहीं डोटॉक्स या क्या कोई एंट्री हुई है वहां पे कलकत्ते से। और आप सेक्शन 8, सेक्शन 25 की बात करते हैं। दिस इज ए ओपन एंड शट केस ऑफ फ्रॉड, करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग। हरदीप सिंह पुरी ने यह भी कहा कि पहले सस्ते दामों पर जमीन खरीदी गई और फिर इसका गलत इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कारकुनान अपने ही लीडरों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आपको कंसेशनल रेट पर लैंड मिला, फिर आपने वहां पे बिल्डिंग बनाई 5 मंजिला जिसमें प्रेस होगी। प्रेस तो बंद हो गई थी 2008 में। जब हमने 2016 में ये प्रेमिसेस इंस्पेक्ट किए मेरे मंत्री बनने से पहले, उस समय ये बिल्कुल जाहिर हो गया कि कोई प्रिंटिंग एक्टिविटी हो ही नहीं रही थी वहां पे, और बेसमेंट बिल्कुल वेकेंट थी। ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर वर रेंटेड आउट। प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। मैं समझता हूं दे शुड बी प्रोटेस्टिंग, कांग्रेस पार्टी वर्कर्स, अगेंस्ट देयर ओन party leaders for misusing a charitable route and the party's resources which they've acquired like this for their own personal gain. बीजेपी लीडर हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडिया में 76% शेयर्स के मालिक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब कांग्रेस तहकीकाती एजेंसियों पर गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगा रही है। Mrs. Sonia Gandhi and Rahul Gandhi hold 38% each in Young India. भाई साहब 38% into 2 कितने होते हैं? 76. 76% आप होल्ड कर रहे हो। एसेट्स की वैल्यू 2000 या 5000 हो तो वैल्यूएशन डेट पे डिपेंड करता है, और आप कर रहे हो कि अरे वेंडेटा हो गया, अरे वो एजेंसीज यूज हो गई। अरे मेरा तो सवाल ये होता है एजेंसीज पहले क्यों नहीं आई? ये पब्लिक एसेट्स को आप इस तरीके से लाइटली और फिर अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आप प्रोटेस्ट करवा रहे हो। प्रोटेस्ट शुड बी कैरिड आउट बाय दोस कांग्रेस वर्कर्स अगेंस्ट देयर ओन लीडरशिप व्हिच हैज स्विंडल्ड assets which are now national assets and they are misleading the public. वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मध्य प्रदेश के नीमच में 86वें सीआरपीएफ परेड की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर अमित शाह ने शहीद स्थल पर फोर्सेस के बहादुर शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। अमित शाह ने सीआरपीएफ के जवानों की तरफ से किए गए परेड मार्च का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला के साथ एमपी के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद थे।
पशुपति टू तिरुपति का एक हौसला रखने वाले दुर्दांत नक्सलियों को आज 4 जिलों में सिमट कर रख देना, इस सारे कारनामों में हमारे सीआरपीएफ के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना और उसका ध्वज देने का काम महान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न केवल सीआरपीएफ को की स्थापना की, ध्वज दिया, उसके चार्टर को भी बहुत बखूबी से उन्होंने चिन्हित करने का काम किया। 86वीं सीआरपीएफ डे परेड तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नक्सल मुखालिफ इक़दामात की कामयाबी के बारे में बात की और कहा कि आज 4 अजला तक नक्सलियों को समेट देने में सीआरपीएफ का बहुत बड़ा रोल है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो प्रण लिया है 31 मार्च 2026 को इस देश में एक भी जगह नक्सलवादी उत्पात करने वाले लोग नहीं होंगे। इसमें सीएपीएफ को और विशेषकर सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन को बहुत बहुत सफलता मिलेगी। आप सबको अनंत अनंत शुभकामनाएं। बीजेपी में सरकर्दा रहनुमाओं के दरमियान मुलाकातों का दौर जारी है। गुज़िश्ता 2 दिनों में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के दरमियान पार्टी की तंजीम से मुताल्लिक़ मसाइल पर अहम बातचीत हुई है। बीजेपी के मौजूदा सदर जेपी नड्डा की सदारती मुद्दत पहले ही ख़त्म हो चुकी है। उनकी तौसी की बात की मुद्दत भी ख़त्म हो रही है और ऐसे में बीजेपी जल्द ही अपने नए कौमी सदर का इंतखाब कर सकती है। पार्टी में तंजीमी इंतखाबात का अमल जारी है। केरला, बिहार समेत 15 रियासतों के रियासती सदर का इंतखाब किया गया है। ज़राए के मुताबिक रियासती सदूर के नामों पर बातचीत हुई है। माना जा रहा है कि अगले महीने के पहले हफ्ते तक बीजेपी अपने नए कौमी सदर का इंतखाब कर लेगी। बीजेपी के कौमी सदर को मुंतखब करने के लिए निफ्स से ज़्यादा रियासतों में रियासती सदर का इंतखाब ज़रूरी है। बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 के हवाले से इंडी इत्तेहाद की इंतहाई अहम मीटिंग आज पटना में शुरू हुई। आरजेडी की तरफ से बुलाई गई ये मीटिंग उनके पार्टी दफ्तर में हो रही है। इस मुलाकात को सियासी नुक्ता नज़र से इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, जिसमें इत्तेहाद की इंतखाबी हिकमत अमली, सीटों की तकसीम और वज़ीर आला के ओहदे के लिए चेहरे के हवाले से फैसले किए जा सकते हैं। मीटिंग में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और वीआईपी जैसी जमातों के नुमाइंदे शामिल हैं। मुलाकात में नशिस्तों की तकसीम पर भी बात हो सकती है। मीटिंग में तमाम इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल राब्ता कमेटी बनाने की तजवीज़ भी सामने आई है ताकि इंतखाबी एक्शन प्लान में शफाफियत और इज्तिमाइयत बरकरार रहे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत दुनिया के लिए मेक इन इंडिया के विजन से अपनी दिफाई ज़रूरियात के साथ दुनिया की ज़रूरियात को भी पूरा करेगा। नई दिल्ली के मानिक शाह सेंटर में दी वेक डिफेंस कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि भारत दिफाई मसनूआत की आलमी सप्लाई चेन में अहम किरदार अदा करने के लिए तैयार है। हमारा लक्ष्य है भारत को एक ऐसा देश बनाना जो न केवल अपनी रक्षा जरूरतें, अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स, डिफेंस नीड्स को खुद पूरी कर सके, बल्कि दुनिया की ज़रूरतों को भी पूरा करने में पूरा सहयोग कर सके। मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इस विजन के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इस विजन के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। आज भारत का डिफेंस सेक्टर ग्लोबल सप्लाई चेन्स को रेजिलिएंट बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। जस्टिस बी.आर. गवई मुल्क के अगले चीफ जस्टिस होंगे। मौजूदा सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस गवई को अपना जानशीन बनाने की सिफारिश की है। सदर जमहूरिया की जानिब से तकर्रुरी को मंजूरी देने के बाद जस्टिस गवई 14 मई को 92वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लेंगे। सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर्ड हो रहे हैं। जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन के बाद जस्टिस बी.आर. गवई दर्जे फहरिस्त से दूसरे चीफ जस्टिस होंगे, जिन्हें 2007 में मुल्क के आला अदालती ओहदे पर तरक्की दी गई है। जस्टिस गवई ने
रियासत में हाई कोर्ट के साबिक एडवोकेट जनरल और जस्टिस बैरिस्टर राजा भोसले के साथ भी काम कर चुके हैं। भारत और बैनुल अक़वामी बिग कैट अलायंस IBCA के दरमियान सदर दफ्तर के मुआहदे पर दस्तखत हुए। वजारत ख़ारजा के सेक्रेटरी P. कुमारन और IBCA के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर SP यादव ने नई दिल्ली में मुआहदे पर दस्तखत किए और इसके तहत हुकूमत हिंद IBCA को 2023-24 से 2028-29 तक 5 सालों के लिए फ़ंड बनाने, बुनियादी ढांचे की तामीर और बार बार आने वाले अखराजात को पूरा करने के लिए 150 करोड़ रुपए की माली इमदाद फराहम करेगी। वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने साबिक पोस्ट के जरिए इस मुआहदे की जानकारी दी। दरअसल IBCA का बुनियादी मकसद बिल्ली के ख़ानदान की 7 बड़ी बिल्लियों यानी कि शेर, चीते, बर्फ़ानी चीते, जैगवार और पूमा को महफूज करना है। ये इक़दाम बड़ी बिल्लियों के पायदार मुस्तक़बिल के लिए बैनुल अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देते हुए आलमी जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत और अज़्म की निशानदही करता है। वेव समिट के तहत क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का मकसद मुल्क की बेहतरीन सलाहियतों को सामने लाना है। बच्चों के सीखने के तजर्बे को तब्दील करने के मकसद के साथ इनोवेट टू एजुकेट हैंडहेल्ड डिवाइस डिज़ाइन चैलेंज का इनेकाद किया जा रहा है, जो मीडिया और तफरीही शोबे के 4 अहम सतूनों पर तवज्जो मरकूज करेगा। देखते हैं ये रिपोर्ट। इनोवेट टू एजुकेट हैंड हेल्ड डिवाइस डिजाइन चैलेंज 4 कलीदी शोबों पर तवज्जो मरकूज करता है, जिनमें ब्रॉडकास्टिंग और इंफोटेनमेंट, AVGC XR, डिजिटल मीडिया और इनोवेशन और फिल्में हैं। इस चैलेंज के टॉप 10 फाइनलिस्ट का हाल ही में ऐलान किया गया है। मुंतखब टीमें वेव्स 2025 के दौरान मुंबई में एक खुसूसी तकरीब में अपने ख्यालात पेश करेंगी। जीतने वालों को वजारत की तरफ से ग्रैंड फाइनल में नवाजा जाएगा। इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज के नोडल ऑफिसर आशुतोष मोहिले ने कहा कि बच्चों और स्टार्टअप्स को भी फाइनल समिट में अपने डिवाइस की नुमाइश का मौका मिलेगा। इस चैलेंज का उद्देश्य मूल रूप से ये था कि इस टाइप की गेमिंग डिवाइस बनाना जो एडिक्टिव ना हो और जो दिव्यांग लोगों के लिए भी उपयोग में लाई जा सकती हो, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन जो है वो एक एडिक्टिव स्क्रीन मानी जाती है। इसमें जो गेम्स बनाए जाएंगे वो बच्चों के लिए न केवल इंटरटेन करेंगे बल्कि उनको एक नए तरीके से मैथमेटिक्स और साइंस के बारे में सिखा भी सकेंगे। साथ ही इस चैलेंज के साथ साथ जो स्टार्टअप्स हैं, कुछ बच्चों के अलावा जो स्टार्टअप्स भी हैं या जो बच्चे स्टार्टअप्स की तरह आगे अपने इस डिवाइस को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए वेब समिट में अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने डिवाइस को वहां पे आके एग्जिबिट भी कर सकते हैं एज अ स्टार्टअप। तमाम शुरा ने इस चैलेंज में जोशो खरोश से हिस्सा लिया। फाइनलिस्ट टीम किटी मैत्री के एक रुकन का कहना है कि उनका डिवाइस आत्मनिर्भर भारत के वजीर आजम के विजन को पूरा करने के लिए काम करेगा और तलबा को सोशल मीडिया स्क्रीन टाइम की लत पर काबू पाने में मदद करेगा। इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज ने हमें रचनात्मक सोच को साकार रूप देने का एक बेहतरीन मंच प्रदान किया है। हम विशेष रूप से इंडियन डिजिटल गेमिंग सोसाइटी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता का आयोजन करके देश भर के इनोवेटर्स को एक साथ जोड़ा है। हमने एक ऐसा एजुकेशनल कंसोल विकसित किया है जो बच्चों की फाउंडेशनल न्यूमरेसी को मजबूत करने में मदद करेगा। We are eagerly waiting to be a part of Waves because it's an amazing opportunity to connect with like-minded people. And when we heard about the Innovate to Educate Challenge, we thought this is the perfect platform to showcase our skills and projects to gain knowledge. This challenge has truly pushed us to think beyond the usual. It helps us to solve real-world problems through design thinking and innovation. Basically, we are building smart learning tablet for kids. It's an interactive and portable educational device designed to make learning and engaging through the touchscreen based puzzles, games and voice-assisted lessons. Our idea is a simple, low-cost, handheld learning device for kids aged 6 to 8. It helps them improve basic maths, memory and problem solving through fun and various interactive games. इस चैलेंज ने साबित किया है कि भारत की तख्लीकी और तकनीकी सलाहियतें हकीकी तालीमी जरूरियात को पूरा करने वाले हल तैयार करने की अहलियत रखती हैं। शामा मिश्रा की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग का 33वां मैच आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच मुंबई के होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। टॉस शाम 7 बजे होगा। इस सीज़न में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान खेला जाने वाला ये पहला मैच होगा।
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को अब इजाज़त दें। आदाब।